नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 14 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था। उसके बाद आपको एक्सरसाइज की पीडीएफ भेजी गई है, जो आप लोगों ने अच्छे से नोट में सारे क्वेश्चन आंसर वो सब एक्सरसाइज लिख ली होगी। हाँ, 15 जो पोयम है वो कट होती है, इसलिए हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम आज करेंगे 16 चैप्टर, जिसका नाम है चोरी। लेखक है यशपाल जैन। इनका जन्म हुआ था 1912 में और इनकी मृत्यु हुई थी 2000 में। आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। कस्बा यानी कि छोटा सा गांव। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियां लिखी है। सन 1990 में यानी कि 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि पद्मश्री प्राप्त हुआ। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियां हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए, हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण में घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। चोरी लेसन का नाम है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है जो मालिक और नौकर के बीच की है। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला, तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। अनायास यानी कि अचानक। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। कमरे की साफ सफाई करके झाड़ू कूड़े पर रख के बिंदु कमरे से बाहर निकला। बिंदु नौकर का नाम है। और बरामदे में बैठी मालती, जो मालकिन है उस घर की, उसका ध्यान बिंदु की ओर अचानक पड़ जाता है और उसने क्या देखा कि बिंदु के एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ मुट्ठी बंधी है, जो पीछे जानबूझकर ऐसे छुपा रहा है, ऐसा लग रहा है उसको। और मालती को लगा कि कुछ न कुछ तो वो लेके जा रहा है और उसने कहा, बिंदु। 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज सुन ही न हो, वह चलता ही गया। बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? मालती ने आवाज लगाई। बिंदु ने उसकी आवाज अनसुनी कर दी, मतलब जैसे उसने सुना ही नहीं है, और वो चलता ही गया। लेकिन मालती ने क्या देखा कि जैसे उसने आवाज लगाई तो बिंदु की जो चलने की स्पीड थी वो थोड़ी बढ़ जाती है। और उसने वापस से गुस्से भरकर उसको बोला, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर जा, कहाँ जाता है? ऐसे गुस्से में बोला। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। वह मालती के संदेश की पुष्टि के लिए वह सब काफी था। मालती को संदेह था, यानी कि वहम था कि वो कुछ लेके तो जा ही रहा है। इतना कहा था, उसने चिल्लाकर बोला गुस्से में कि बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? तो फिर बिंदु दौड़ने लगा और वो गया ऐसे। फिर मालती के लिए ये काफ़ी था। उसको जो वहम था, शंका थी उसको, वो उसको लगा कि नहीं, वो सही है। फिर तेजी के साथ उसने कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। फिर उसने अपने पति को आवाज लगाई कि सुनते हो, देखो बिंदु कुछ लेकर जा रहा है, जल्दी आ जाओ ऐसे। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूँ चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब ना। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। नंदन मालती का पति है, वो अपने कमरे में बैठ के कुछ काम कर रहा है। फिर उसने चिल्लाया। मालती ने उसको चिल्लाकर बुलाया। नंदन ने उसकी बात को अनसुनी कर दी, लेकिन फिर वो चिल्ला के बोलती है कि देखो बिंदु कमरे से कुछ लेकर जा रहा है ऐसे।
नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे कि जबरदस्ती पकड़ कर उठा लिया हो। वह उठा, कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है और नीचे लटकता है ऐसे। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था? मालती ने चिल्लाकर नंदन को बुलाया तो वो जबरदस्ती गया था बाहर। हाँ, उसकी इच्छा नहीं थी। फिर उसने क्या देखा कि बिंदु वापस आ रहा था, लेकिन उसे एक हाथ में झाड़ू था और दूसरा हाथ ऐसे ही खाली लटक रहा था। और मालती जैसे उस पर चिल्लाने लगी कि क्यों, मैं गला फाड़ फाड़ कर बुला रही थी, क्यों तूने मेरी आवाज़ नहीं सुनी ऐसे। तो उबल पड़ी ऐसे गुस्सा होके और रुका नहीं। बोल, हाथ में क्या लेके गया था ऐसे। नंदन की इच्छा नहीं थी, फिर भी उसने ये सब देखा। और मालती बिंदु के ऊपर शक करके उसको सब पूछती है कि हाथ में तुम क्या लेकर गए थे। बिंदु का चेहरा फक। बोला, कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहीं का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं? मालती ने रोषपूर्वक स्वर में पूछा। हाँ, बिंदु ने उसे कहा कि मैं कुछ लेके नहीं गया हूँ ऐसे। तो फिर मालती और गुस्सा हो गई और पूछता है कि झूठा कहीं का। तू झूठ बोलता है ऐसे। क्यों, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो फिर मेरे पुकारने पर तू रुका क्यों नहीं ऐसे। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। बिंदु एकदम घबरा गया था। मतलब वो कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन नंदन ने आगे आके उसको आश्वासन दिया और कहा कि तुम घबराओ मत, बताओ तुम क्या लेके गए थे। नंदन ने उसको प्यार से पूछा। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू ही थी और कूड़ा था, मतलब झाड़ू और कचरा था। फिर वही झूठ। मालती ने चीढ़ कर कहा, इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इस बेईमानी के ऊपर घर छोड़ रखा है, इसलिए वह चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। मालती तो गुस्से में थी एकदम। फिर वो बोलता है कि वही झूठ, चिल्ला कर उसने कहा, और इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव बातों से नहीं मानते, ऐसी कहावत कह के उसने कहा कि इस बेईमान के ऊपर हमने घर छोड़ के रखा है, इसलिए घर छोड़ के रखा है कि वो चीज उठा उठा कर ले जाए और हमसे झूठ बोले ऐसे। नंदन ने मालती को शांत करके कहा, असली बात जानने का ये तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा। नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। सॉरी। क्या हुआ? मालती का गुस्सा देखकर वापस से नंदन उसको बोलता है, तू शांत हो जा। फिर वो नंदन खुद बिंदु से पास आके आराम से प्यार से पूछता है कि तुम सच बताओ क्या बात है ऐसे। तो उसकी प्रेम भरी बात सुनकर नंदन सिर्फ इतना ही कहता है कि मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी बिंदु उस नंदन को कहता है कि मैंने कुछ लिया है ऐसा। नंदन फिर भी खींचा नहीं, बोला, अच्छा चल देखूं तू कूड़ा कहाँ फेंक लाया है, कहाँ फेंक के आया है ऐसा। नंदन फिर भी गुस्सा नहीं करता है, उसको प्यार से पूछता है कि चल बता मुझे, तूने कूड़ा कहाँ फेंका है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यूँ हैरान करने से क्या होगा, बात क्यों नहीं देता, क्या लाया बता, क्यों नहीं देता, क्या लाया था। नंदन और मालती वो देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर नंदन वापस से बिंदु को प्यार से पूछता है कि तुम क्यों नहीं बता देते कि तुम क्या लेकर आए थे ऐसा। बिंदु के होठ खुले, जैसे कुछ कहना चाहता पर फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा। बिंदु जैसे कुछ कहने जा रहा था,
लेकिन घबराहट की वजह से वापस से चुप रह जाता है। लेकिन नंदन उसे प्यार से समझाता है कि कहो, तुम कुछ कहना चाहते हो। बाबूजी। बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो। मतलब नंदन उसे प्यार से पूछ रहा था। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कहे तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है। बिंदु ने हिम्मत जुटा के सच बता दिया कि थोड़ी मेवा नीचे पड़ी थी, या तो काजू या बादाम के टुकड़े नीचे पड़े होंगे, वो उसने उठा लिए थे। लेकिन उसने कह तो दिया, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर लिया हो, नीचे से मेवा उठाकर। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ तो ले जरूर आया है। देखो, मेरी बात सच निकली ना। मालती ने तो जैसे कुछ बड़ा काम कर लिया हो ऐसे चिल्लाने लगी कि देखो, मैं कहती थी ना, ये कुछ न कुछ लेके तो जा ही रहा है। मैं सच थी ना ऐसे। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली। इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोल, सच बता दो। इधर फेंक दी। फिर उसको पूछा गया कि मेवा का तुमने क्या किया, तो उसने बोला मैं खा गया। लेकिन बिंदु मानने को लिए तैयार नहीं थी कि इतनी जल्दी। बिंदु झूठ मत बोलो, तुम सच बता दो, इधर ही फेंकिए ना। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और किशमिश पड़ी थी। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। जब वहाँ देखने गए तो काजू और किशमिश पड़े थे। फिर नंदन बिंदु के खभे पर हाथ रखकर उसको अपने साथ लेके आता है। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा लिए, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुक सकता है? हाँ, मालती और ज्यादा चिल्लाने लगी कि एक बार इसने चोरी की है तो अभी वो, जैसे उसका कहने का मतलब ये था कि आज इसने छोटी चोरी की है, कल और बड़ी चीज उठा लाएगा तो फिर क्या होगा ऐसे। नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। कनस्तर यानी कि मेवा रखने की जो जार होता है, उसको कनस्तर कहते हैं। डिब्बा, मेवा रखने का डिब्बा होता है ना, उसमें से, डिब्बे में से। फिर क्या कहा नंदन ने मालती की बात अनसुनी करके फिर डिब्बे में से मेवा निकालकर बिंदु को दे दिया। ऐसे पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। ये मुहावरा है, आग बबूला होना यानी गुस्सा होना। हाँ, और बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। गुस्सा हो गई अपने पति पे कि ऐसे ही नौकर सब बिगड़ते हैं। तुम उसको डांटने के बदले तुम उसको मदद कर रहे हो, उसको तुम सामने से मेवा खाने दे रहे हो। हाँ, तो अचानक से वो, फिर उसको अच्छा नहीं लगा कि उसके पति ने नौकर को मेवा दिया। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम है। हम क्यों ऐसी चीजें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चल गया तो और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? नंदन मुस्कुराकर बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम है। क्योंकि हम ऐसी चीजें क्यों खाए जो दूसरों को नहीं मिलती है। अगर उसे नहीं मिलती है और हमने खाई तो और उसका मन ललचाया तो उसमें उसकी क्या गलती है? ऐसे मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवा की नहीं है, नीयत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता। घर में 50 चीजें रहती है, यो तो जिस पर मन लग जाएगा उठा ले जाएगा, और एक दिन यही होना है कि वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती तो मानने के लिए तैयार नहीं थी। और वो तो पति को समझा रही थी कि आज इसमें मन ललचाया है, कल दूसरी और चीज पर मन ललचाएगा, और ऐसे बिना मांगे वो ले लेगा तो क्या होगा आगे ऐसे, और अगर नहीं मांगेगा तो तुम करवाओगे ऐसे।
मालती ये बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए कहा। नंदन फिर अपनी पत्नी को समझाता है ऐसे, देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठा कर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल पड़ रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। ये पूरा फिर घर का वातावरण था ऐसे। लेख पूरा हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता है कि मालती सील पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? वो अपना काम पूरा करके रसोई में जाता है तो उसने क्या देखा कि मालती चटनी बना रही है और वो बिंदु के बारे में पूछता है ऐसे, मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया? निकालने वाली मैं कौन हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बच गई जो काका के यहाँ से गेहूं ले ही गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं। उसने बात को आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। मालती अकेली थी। नंदन बिंदु के बारे में पूछता है तो बिंदु उस दिन काम पे नहीं आया था और मालती आसपास के लोगों के जो नौकर थे उनका एग्जाम्पल देकर बोल रही थी कि इसने ये काम किया, नौकरों का काम तो यही है, ऐसे वो समझाना चाहती थी अपने पति को। दोपहर बीती और शाम होने को आई, फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन में अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था, मतलब बिंदु नहीं आया तो मालती को भी अच्छा नहीं लगता था और उसने उसके लिए खाना तैयार करके रखा था ऐसे किचन में। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो तो न रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात तो इतना तुल क्यों दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया तो क्या गजब हो गया था। अब क्या हुआ कि बिंदु दोपहर तक नहीं आया तो मालती का हृदय भी घबराने लगा। उसको भी अपने किए पे पछतावा होने लगा कि एक छोटा बच्चा था और थोड़ा सा मेवा लिया तो क्या हो गया। हाँ, वो भी अपने आप को कोसने लगी। फिर बेचैनी सी स्थिति में वो यहाँ वहाँ बगीचे में वहाँ पे आसपास के कमरे में सब जगह वो आती जाती थी, पेड़ के नीचे कहीं सो तो नहीं गया है, ऐसे करके वो ढूंढ रही थी। हाँ, उसको लगा कि बेचारा भूखा होगा। फिर अपने आप को कोसकर बोलने लगी, थोड़ा सा मेवा तो खाया था, उसमें क्या गजब हो गया। सोचते सोचते देर हो गई। वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? पास वाला नौकर पास के घर में जो काम करता था वो वहाँ से गुजरा तो बिंदु के बारे में मालती उससे पूछती है। बिंदु? कुंदन बोला, अरे वो तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाँह पकड़कर नंदन के कमरे में ले आई और बोली, देखो तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। जब कुंदन से पता चला कि बिंदु कोठरी में पड़ा है तो मालती जल्दी से वहाँ जाती है और बिंदु को वापस लेकर आती है और नंदन के सामने खड़ा कर देती है और कहा कि देखो, यहाँ से गया तब से वो कोठरी में बैठा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंख डबडबा गई। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है, चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वो चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा ले, भूखा मत रहना।
अंत में क्या हुआ, मालती का हृदय परिवर्तन हो गया और फिर उसने अपने हाथों से ही बिंदु को खाना खिलाया। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ आई। फिर नंदन भी खुश हो जाता है कि अंत में पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बस स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर में से सीख मिलती है कि नौकरों के साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो हम खाते हैं वो उसको देना चाहिए, मतलब वो भी एक हमारे घर का सदस्य ही है, ऐसे मानना चाहिए। तो आपको ये लेसन कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ, ठीक है। तो ये अभी ये लेसन यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।